So let us start today with the next article and that is article number 16. So article 16 in general क्या बोलता है? Equality of opportunity in what? Public employment. और हम लोग अभी clause wise देखेंगे. 16 clause 1 जो है same thing ही बोल रहा है. क्या बोल रहा है? There shall be equality of opportunities for whom? For all citizens. अभी यहाँ पर word क्या है? Citizens. मतलब this article या जो ये right है, it is available only to the citizens and not the foreigners. In matters relating to employment under the state, इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. वेरी क्लियर, जस्ट सिंपल आर्टिकल है. सेकेंड क्लॉज जो है आर्टिकल 16 का, वो क्या बोल रहा है? नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और be made ineligible for what? For any employment under the state on grounds only of. यहाँ पर भी सेम थिंग बोला है कि कोई भी सिटीजन को हम लोग गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं ये पर्टिकुलर ग्राउंड्स के बेस पे. मतलब यहाँ पर 7 ग्राउंड्स टोटली मेंशन किया है. आर्टिकल 15 में हम लोगों ने कौन से ग्राउंड देखे थे? 5 ग्राउंड. यहाँ पर सेम 5 ग्राउंड रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 ग्राउंड्स जो है वो एक्स्ट्रा है कि इन ग्राउंड्स के बेस पे आप कोई भी सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने से मना नहीं कर सकते. हम बोल सकते हैं इन जनरल के डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था 15 में कि रिलीजन के बेस में क्या होगा, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ग्राउंड है, डिसेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन्स ओरिजिन और ये अ पर्सन्स नेशनलिटी. फॉर एग्जांपल मान लो कोई जो बंदा है उसका बर्थ यूएसए में हुआ और फिर बाद में वो बंदा इंडिया का सिटीजन बन जाता है, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ था? पहले यूएस था, लेकिन अभी वो इंडिया का सिटीजन है. तो क्या हम ओरिजिन को देख के उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज प्रीवियसली वो यूएस सिटीजन बट नाउ ही इज एन इंडियन सिटीजन. तो उसको फिर हम प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट है उसके लिए वो एलिजिबल होगा. नेक्स्ट है कि रेसिडेंस के ग्राउंड के बेस पे भी हम किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए. इन जनरल ये क्या बोल रहा है कि रेसिडेंस को आप ग्राउंड नहीं बना सकते कि सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट के रेसिडेंट होने चाहिए. नहीं, ऐसा हम लोग कोई ग्राउंड नहीं रख सकते कि चाहे वो कोई भी हो. सपोज एग्जाम्पल यूपीएससी की एग्जाम कोई भी स्टेट से बंदा दे सकता है, तो रेसिडेंस के बेस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. क्लियर? तो इन जनरल आर्टिकल 16 का जो मेन फोकस था वो क्या फोकस है? 2 चीजों की बात कर रहा है. एक तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है कि सभी को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, और सेकेंड वो क्या बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए. जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके खिलाफ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. क्लियर? बट आर्टिकल 16 में जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है वो ये दोनों बातें भले प्रमोट करता हो, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि स्टेट जो है वो उसे हम रोक नहीं सकते ये कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करने की. मतलब जॉब देना है सबको, बट वो जॉब के लिए अगर कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, कोई टेस्ट रिक्वायर है, तो गवर्नमेंट जो है वो कर सकता है. अभी सपोज आपको जॉब ही ऐसी है जो साइंटिफिक है और आपका वो बैकग्राउंड नहीं है, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेगा. So that is the same thing that Article 16 does not prevent the state for prescribing the necessary qualification and selective test for recruitment for government job. वो चाहे गवर्नमेंट की जॉब हो, लेकिन जॉब करने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन नेसेसरी होगा वो आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपको मिलेगा. क्लियर? तो क्या क्या क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है? फॉर एग्जांपल मेंटल एक्सीलेंस होना जरूरी है. सेकेंड हम बोल सकते हैं फिजिकल फिटनेस. फॉर एग्जांपल आपको आर्मी में जाना है और फिजिकल फिटनेस ही नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? थर्ड इज सेंस ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन भी होना चाहिए. मॉरल इंटीग्रिटी होना जरूरी है. लॉयल्टी टू द स्टेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. स्टेट के लिए वो लॉयल होना चाहिए. ऐसा नहीं गवर्नमेंट का ही जॉब कर रहा है, इंडिया के लिए ही काम कर रहा है, फिर सपोर्ट बाहर की कंट्री को कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा पता चलता है तो उसको हम लोग जॉब से निकाल सकते. So very clear about 16 clause 1 and 16 clause 2. Okay. So in this article also we have many exceptions. So total how many exceptions? 4 exceptions. Let us see the first exception, that is article 16 clause 3. Article 16 clause 3 क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि पार्लियामेंट जो है
वो रेसिडेंस को ग्राउंड मान के एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है तो रेसिडेंस एक कंडीशन वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। अभी हमने आगे क्या बोला कि रेसिडेंस के बेस में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये एक्सेप्शन में जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज रीजन क्या है? एक ही रीजन है, बैकवर्डनेस ऑफ एनी एरिया। अगर कोई एरिया बैकवर्ड हो तो वहां पर हम लोग रेसिडेंस को ग्राउंड मान के उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कारण क्या होगा उससे? कि वो बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया है, उसमें ऑब्वियसली लोग भी जो होंगे वो बैकवर्ड होंगे तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी, है ना। तो वो एम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग लोकल पीपल को प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? लोकल पीपल के जो इंटरेस्ट है वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, उनको जॉब मिलेगी। तो इसलिए हम लोग बैकवर्डनेस के बेस पे ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। भले वो एरिया स्टेट के अंदर बैकवर्ड हो, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में बस्तर है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये बैकवर्ड एरियाज है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो जब तेलंगाना सेपरेट नहीं हुआ था तो तेलंगाना बैकवर्ड एरिया था, तो वहां पर उन लोगों को, लोकल पीपल को जॉब मिले, इस वजह से ये बना दिया था रूल कि भाई वहां पर हम लोग रेसिडेंस के ग्राउंड पे दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन। लेकिन इसके लिए, इसको इफेक्ट में लाने के लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा? लॉ पास करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया था दैट वाज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957। और जब ये लॉ पास किया था तभी ऐसे 4 स्टेट्स को क्या दिया था? एक ग्राउंड बना दिया था कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उन्हीं लोगों को मिलेगा। कौन से थे वो? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड तेलंगाना एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। बाद में क्या हुआ? 74 में ये एक्ट जो थी वो एक्सपायर हो जाती है। और प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है कि अभी हम देखेंगे तो सिर्फ ये 2 ही ऐसे स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है और इनके पीपल की जो इंटरेस्ट है उनको फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी सिर्फ 2 स्टेट में ही ये प्रोविजन जो है वो चल रहा है, दैट इज विच स्टेट्स? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। वेरी क्लियर? ये फर्स्ट ये वाला जो एक्सेप्शन है वो क्लियर है? 16 clause 3. Okay. So let us see the next exception. And what is the next exception? 16 clause 4. यहाँ पर ये बोला है कि state can make special provision. किसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगा? तो बोला है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए वो स्पेशल प्रोविजन बनाएगा। लेकिन किसको? तो बोला इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। यहाँ पर कोई भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब देने के लिए वो स्टेट जो है वो स्पेशल लॉ बना सकता है। लेकिन कब? when that particular backward class is what not adequately represented in the services under the state। मतलब गवर्नमेंट जॉब में वो पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है तो उनके फेवर में गवर्नमेंट क्या कर सकता है? रिजर्वेशन दे के उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ये 16 clause 4 जो था ये भी ओरिजिनली भी मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस certain background before we come to this particular point again। क्या बैकग्राउंड? अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास कौन है? किसको हम लोग बैकवर्ड मानेंगे? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन जो थी वो अपॉइंट हुई थी। और कोई भी बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट करेगा। और प्रेसिडेंट को वो पावर कौन से आर्टिकल में मिल रहा है? आर्टिकल 340। हमेशा याद रखो कि बैकवर्ड क्लास कमीशन कभी भी अगर गवर्नमेंट को बनानी है या अपॉइंट करनी है तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। और किस बेस पे? कौन सा आर्टिकल उसको वो पावर दे रहा है? आर्टिकल 340। तो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन यहाँ पर अपॉइंट की और वो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन को हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं? काका कालेलकर कमीशन। काका कालेलकर कमीशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कमीशन का जो चेयरमैन था वो कौन था? काका कालेलकर। ये कमीशन जो थी इट वाज अपॉइंटेड व्हेन इट वाज अपॉइंटेड इन 1953। तो 29 जनवरी 1953 में हम लोग ने पहली कमीशन बिठाई। इसका काम क्या था? इसको क्या काम बोला था? टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू बी अडॉप्टेड दैट which section of the people should be treated as what? SEBC। मतलब हम लोगों को मान लो बैकवर्ड क्लास में कुछ सेक्शंस को बैकवर्ड मानना है कि these sections are socially and educationally backward।
तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो है वो बैकवर्ड है, तो ये आप बताओ हमको। ये पहला काम था उसका। सेकेंड बोला कि फिर जो भी लोग ऐसे होंगे, आपने जो भी क्राइटेरिया बोला है उस क्राइटेरिया के बेस में जो भी एसईबीसी में आ जाएंगे तो उन सभी का एक हमको लिस्ट बना के दे दो। सो टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सच क्लासेस। और तीसरा क्या काम था, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ ऑल सच एसईबीसीज। वो जो सेक्शंस हैं उनकी फिलहाल क्या कंडीशंस है और वो कौन से वर्किंग कंडीशंस में है, वो सारी बातें आपको बतानी है। तो ये कमीशन ने 2 साल लगाया काम करने के लिए और उसने अपना रिपोर्ट जो था वो सबमिट कब किया था, मार्च 1955 में रिपोर्ट सबमिट किया। और इस पर्टिकुलर कमीशन ने क्या बोला कि टोटल हाउ मेनी कास्ट और कम्युनिटीज है जो बैकवर्ड है, उन्होंने बोला 2399 ऐसी कास्ट और कम्युनिटीज है जो हम लोग एससीबीसी में डाल सकते हैं। और इन जनरल उन्होंने बोला कि 70% जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसको हम लोग बैकवर्ड मान सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने मेजर्स भी दिए थे कि इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टेप्स है उसके लिए बताया था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं ऐसा। तो इस रिपोर्ट के बाद में डिस्कशंस काफी लंबा चला और फाइनली 1961 में गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और इसकी कोई भी बात उनको योग्य नहीं लगी, इसलिए उसने ये रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर दिया। वेरी क्लियर, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ओके, now let us discuss some cases. So पहला केस है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 का ये केस। और ये केस क्यों बना, क्या इशू था, क्योंकि अभी हम लोग ने 16 क्लास 4 में ये तो बोल दिया कि स्टेट जो है वो कोई भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को क्या दे सकता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट दे के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। बट अभी में क्वेश्चन आया कि भाई किसको मिलेगा, who will be qualified to get reservation। और जो भी क्वालिफाइड हो रहे रिजर्वेशन के लिए तो कब उनको रिजर्वेशन हम लोग दे सकते हैं, ये दो सवाल आ रखे, इसलिए इस पर्टिकुलर जो केस था उसमें ये चर्चा हो गई। तो फिर फाइनली कोर्ट ने बोला कि काम करो, जो लोग भी ये पर्टिकुलर दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे उनको आपको रिजर्वेशन देना है इसके अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर। और ये वाले केस में कौन सी दो कंडीशन को डिफाइन किया, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने बोला कि वो जो बैकवर्ड है वो कैसे बैकवर्ड होने चाहिए, सोशली एज वेल एज एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे तब आप जाके उसको रिजर्वेशन दे सकते हो। सेकेंड उन्होंने बोला कि अगर वो लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट की सर्विसेज में तब भी आप उसको रिजर्वेशन दे सकते हो। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, वो जो भी बैकवर्ड क्लास है they must be socially as well as educationally backward, and second thing they should not be adequately represented in the state service। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो सिर्फ उन लोगों को आप 16 क्रॉस 4 के अंडर रिजर्वेशन दे सकते हो। किसमें रिजर्वेशन देंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए। वेरी क्लियर, तो बस ये केस है, हमको दो कंडीशन डिफाइन की, दैट्स इट। नाउ और एक केस है दैट इज देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस। अब ये केस का ये क्यों बना, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने कैरी फॉरवर्ड रूल इंट्रोड्यूस किया था 1952 से। और ये रूल के हिसाब से क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो शेड्यूल कास्ट के लिए हम लोगों ने कुछ 20 सीटें रिजर्व करके रखी है, ठीक है। तो अभी ये है सपोज 1993 का ईयर, एक एग्जांपल दे दूं, तो 20 सीट में से सिर्फ 10 जो थी वो ऑक्यूपाई हो गई, लेकिन बाकी की जो 10 थी वो बच गई है। तो क्या किया हम लोग ने, ये 10 सीट्स को आगे ले गए, मतलब 1994 में हम क्या करेंगे, ये जो 20 थी प्लस उसमें हम लोग 10 ऐड कर देंगे। तो टोटल इस पर्टिकुलर साल में कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 30। तो ये जो है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड बोल रहे हैं कि जो भी बचेगी उसको नेक्स्ट ईयर में ले जाओ, नेक्स्ट ईयर का तो होगा ही सीट प्लस उसमें वो ऐड कर दे जाओ। तो ये रूल जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, वो इंट्रोड्यूस किया था कभी 1952 में, राइट। पर हुआ क्या कि 1961 की जो सिचुएशन थी उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कैरी फॉरवर्ड की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, जो 50% लिमिट है वो एक्सीड होने लगा। 61 में ऐसी सिचुएशन आ गई, 61 में यूपीएससी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड किया था, तो उस वक्त सिर्फ 45 सीट्स थी, 45 वैकेंसी थी जो ऑक्यूपाई करनी थी।
तो वो 45 सीट्स में से 29 सीट्स किसको चली गई, SC ST को चली गई। तो 45 मतलब देखो 45 में से 29 अगर इनको जा रही है तो रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना हो जा रहा है, 64% हो रहा है। तो बहुत ज्यादा मतलब 50% लिमिट को एक्सीड किया है। तो इस वजह से ये केस जो था वो डिस्कशन में चला है और उन्होंने बोला कि कैरी फॉरवर्ड वर्क की वजह से ही ऐसा हो रहा है ना, तो एक काम करो कैरी फॉरवर्ड रूल को ही खत्म कर दो। तो इस केस में जस्ट हमको इतना ही याद रखना है कि कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। कौन से केस ने, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का केस। वेरी क्लियर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डेवलपमेंट, तो नेक्स्ट डेवलपमेंट इज मंडल कमीशन। ठीक है, वो केस के बाद हम लोग को क्या यहाँ पर सीक्वेंस वाइज देखना है। तो 1979 में मंडल कमीशन को अपॉइंट किया था। एंड व्हाई द नेम मंडल कमीशन, बिकॉज इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, बीपी मंडल। तो ये जो कमीशन है वो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो थी उसकी रिपोर्ट को तो रिजेक्ट कर दिया और वहां से कोई कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, वापस से बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट करनी पड़ी। सो दिस इज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। और कौन सी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय विच गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई, उन्होंने अपॉइंट की। गवर्नमेंट उसकी है लेकिन अपॉइंट फॉर्मली कौन करेगा, प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल के बेस पे, आर्टिकल 340 के बेस पे। ओके, इन्होंने जो रिपोर्ट था अपना एक ही साल में सबमिट कर देना था। 1980 में इसका रिपोर्ट आ गया था और मंडल कमीशन ने क्या बोला कि टोटली हमारी कंट्री में 3743 ऐसी कास्ट है जो कि सोशली एज वेल एज एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आती है। ठीक है, और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये लोग नियरली कितना हो जा रहा है हमारे पॉपुलेशन में, 52% है जो कि बैकवर्ड में आती है। तो क्यों ना हम ये 52% को एक क्लास बना दे और वो क्लास क्या बन जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट विल बी टर्म्ड एज OBCs। सो ही सेड दैट हमको क्या करना चाहिए, ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको 27% रिजर्वेशन देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि ये लोग 52% है पॉपुलेशन में। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि जब हम रिजर्वेशन देंगे इनको 27%, तो उसमें हमको ये भी देखना है कि तीनों का रिजर्वेशन जो है वो 50% लिमिट से एक्सीड ना हो। मतलब SC, ST एज वेल एज OBC इन तीनों को रिजर्वेशन मिलेगा जॉब में, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मंडल कमीशन की मेन 4 बातें क्या है कि उन्होंने पहली बार OBC जो टर्म है वो डिफाइन किया था और उन्होंने बोला कि OBC को हमको कोटा देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए और वो कितना होना चाहिए, 27% होना चाहिए। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% लिमिट से ज्यादा ना हो। वेरी क्लियर, मंडल कमीशन रिपोर्ट। सो मंडल कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980, लेकिन 80 के बाद कोई भी गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ओके, 10 साल हो गए उस प्रोविजन को फोर्स में लाने के। सो 1990 में जो गवर्नमेंट थी, दैट गवर्नमेंट वाज व्हाट, वीपी सिंह गवर्नमेंट, और इन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया था रिपोर्ट और बोला कि ठीक है हम लोग क्या करेंगे, 27% रिजर्वेशन देंगे इसको OBC के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। जब ही ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने और ये प्रोविजन डाल दिया, फिर कंट्री में क्या हो रहा था, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था, सुसाइड कर लिया था। व्हाई, अगेंस्ट दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। फिर भी जो, और इस वजह से जो जनता दल की गवर्नमेंट थी वो वापस गिर जाती है। अगेन नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, दैट गवर्नमेंट इज कांग्रेस गवर्नमेंट जो नरसिम्हा राव के अंदर थी। और उन्होंने क्या किया, ये जो कंसेप्ट था उसमें कुछ चेंजेस किया। रिपोर्ट जो था वो इम्प्लीमेंट कंटिन्यू रखा, बट उन्होंने 2 चेंजेस किया। फर्स्ट चेंज ये था कि हमको क्या करना है, OBCs में जो लोग भी पुअरर सेक्शंस आएंगे, यानी कि इन्होंने मेन इकोनॉमिक क्राइटेरिया को फोकस किया कि क्यों ना हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया को फोकस करके जो लोग भी पुअरर सेक्शन थे OBCs में उनको हम लोग 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसमें एक नई बातें लाई, उन्होंने बोला कि क्या हम 10% ऑफ जॉब्स जो है वो किनको देंगे, EWS सेक्शन को। जो कोई भी कास्ट में नहीं आएंगे तो अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस है उनके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 10% ऑफ सीट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन होने के बाद भी
कंट्री में जो था वो प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली चल रहा था ये रिजर्वेशन के खिलाफ, और इस वजह से फिर फाइनली नेक्स्ट ये जो इश्यूज था वो इश्यूज को लेकर एक केस आता है, एंड दैट केस इज व्हाट, इंदिरा साहनी केस। सो नाउ लेट अस सी इंदिरा साहनी केस। जैसे मैंने बोला कि जो भी रिजर्वेशन दे रखा था गवर्नमेंट ने किसके रिपोर्ट के बेस पे, मंडल कमीशन के बेस पे, तो बहुत ज्यादा अपोजिशन था कंट्री में, सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया वो हमको, और ये जो डिसीजन है ना सुप्रीम कोर्ट का इस पर्टिकुलर केस में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे के सारे जो जजमेंट की पॉइंट्स है वो क्रक्स है। एवरी आर्टिकल में जो है कहीं ना कहीं आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो इंदिरा साहनी के केस में कोर्ट ने क्या बोला, पहली बात तो उन्होंने बोला था जो एडिशनल रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या बोला था, एक चीजें मॉडिफाई की, चीजें एक्स्ट्रा ऐड की कि 10% रिजर्वेशन हमको किसको देना चाहिए, जो लोग भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस में हो तो उनको। तो इस कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो यहाँ पर उसने ये बात रिजेक्ट की। सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि जो हम लोग 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं, मतलब किसने बोला था कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी को, मंडल कमीशन। तो बोला वो जो है वो वैलिड है, क्योंकि 52% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड है, तो उसको 27% रिजर्वेशन देना वो कोई गलत बात नहीं, दैट इज वैलिड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोली कि ओबीसी में फिर आपको एक चीजें करनी होगी, गवर्नमेंट क्या करना होगा कि जो लोग भी इसमें एडवांस सेक्शंस है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि क्रीमी लेयर शुड बी excluded from the benefit of what reservation under article 16 clause 4। उसको आप एक्सक्लूड करो तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं रिजर्वेशन देने के लिए, ओके। और एक इम्पोर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर केस में बोली गई, दैट इज व्हाट, देयर शैल बी नो रिजर्वेशन टू व्हाट, प्रमोशन। मतलब हम लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं दे सकते वापस उसमें, मतलब प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन, ये जो चीजें हैं वो गलत है। और ये गवर्नमेंट तो वैसे बहुत टाइम से दे रही थी, 62 से ये चल रहा था, और 62 में कोर्ट ने भी वैलिड किया था कि भाई हम लोग रिजर्वेशन में प्रमोशन दे सकते। लेकिन पहली बार यहाँ पर इंदिरा साहनी ने बोला कि रिजर्वेशन जो हम लोग प्रमोशन में दे रहे वो गलत है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू व्हाट, इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली एंड नॉट इन प्रमोशन, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि टोटल जो कोटा है, अब लोग रिजर्वेशन दो लेकिन वो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी तीनों का रिजर्वेशन कितना चलेगा, सिर्फ 50%, क्लियर। और एक इम्पोर्टेंट बात ये बोली कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो वैलिड रहेगा अगर उन्होंने 50% रूल को वायलेट नहीं किया। तो आगे कौन से केस में हमने देखा था कि कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड बोल दिया था, देवदास सिंह के केस में। देवदास सिंह ने बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल की वजह से लिमिट एक्सटेंड हो रही है तो हमें वो रूल इनवैलिड बोलना चाहिए। इंदिरा साहनी ने बोला कि रूल इनवैलिड करने की बात जरूरत नहीं है, एक क्राइटेरिया ध्यान में रखो कि 50% से वो एक्सीड नहीं होगा तो रूल जो है वो वैलिड रहेगा, क्लियर। Then it also give one more important thing, that backward class of the citizen, it can be identified on the basis of caste। मतलब कास्ट को कंसीडर करके हम लोग बैकवर्डनेस डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉट द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेस मान के हम लोग रिजर्वेशन मतलब बैकवर्डनेस डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन कास्ट को बेस मान के हम लोग बैकवर्डनेस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, राइट। So that's why Article 16 Clause 4 it permits what sub-classification also of backward class। मतलब backward class को हम लोग दो categories में सब divide कर सकते हैं। One is backward and second is what, more backward class। And last important point is a permanent statutory body should be established। तो इस particular case में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप एक काम करो, एक statutory body बना दो जो permanent in nature, और उसका काम क्या होगा, वो चेक करेगी कि भाई जो ओबीसी का जो लिस्ट है उसमें कितने लोग ओवर एक्सक्लूड हुए हैं, अंडर एक्सक्लूड हुए, तो वो चेक करने का काम जो है वो हम इस पर्टिकुलर बॉडी को दे सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, इतनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की इस पर्टिकुलर जजमेंट में। दिस इज वेरी क्लियर। सो नाउ लेट अस सी व्हाट द गवर्नमेंट
took action after the इंदिरा साहनी जजमेंट। तो इंदिरा साहनी ने तो बहुत सारी बातें बोली थी, अभी गवर्नमेंट ने क्या काम किया उसके बाद, तो बहुत सारी स्टेप्स ली थी गवर्नमेंट ने। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि आप ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन आपको उसमें से एडवांस सेक्शंस को निकाल देना है, क्रीमी लेयर को उसमें से बाहर निकालना। तो इसलिए कमेटी अपॉइंट की थी, जिसका नाम क्या था, रामनंदन कमेटी। और इसका काम क्या था ये कमेटी का, टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसी। ओबीसी में कौन कौन लोग हैं जो कि एडवांस सेक्शन में आते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो ये कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1993 में, और इसका रिपोर्ट जो था वो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या किया, जैसे कि कमीशन ने बोला था कि आप एक परमानेंट स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करो जो कि एग्जामिन करे, तो इसीलिए ये कमीशन अपॉइंट की थी। दैट कमीशन इज नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी जो थी, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की थी, 1993 में। और इसका क्या काम था, टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो ओबीसी के लिस्ट में कौन लोग हैं जिसका नाम ही नहीं है, कौन है जो ज्यादा है, कौन है जो बहुत ज्यादा कम उसका इंक्लूजन है, वो सारी चेक करने का काम किसको करना था, एनसीबीसी को, ठीक है। थर्ड क्या किया काम इसने, जैसे हम जानते हैं कि साहनी ने क्या बोला कि आप रिजर्वेशन दो, लेकिन किसको नहीं देना है रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो बातें जो थी वो नहीं मानी और क्या बोल दिया कि नहीं भाई, हम लोग तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे। तो इसलिए एक एक्ट पास कर दी, दैट एक्ट वाज 77th अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर 1995 टू नलीफाई द रूलिंग विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। तो ये करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 16+4 जो था उसको अमेंड किया, और क्या एक एक्स्ट्रा डाल दिया क्लॉज, सब क्लॉज, दैट इज 16+4A। और ये 16+4A क्या बोल रहा है, इट इज एम्पावरिंग द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर व्हाट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रमोशन। तो इन शॉर्ट आपको जस्ट इतना याद रखना है कि रिजर्वेशन में प्रमोशन देने के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 16+4A, and this particular article was inserted by which amendment act, that is 77th amendment act 1995, clear। तो ये जो चेंजेस थे वो गवर्नमेंट ने किए। सो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कंफर्मेशन लेटर दे दिया, कौन से एक्ट के थ्रू, 77th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो लोग प्रमोशन में देते थे रिजर्वेशन, इस वजह से क्या हुआ, जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उसका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो अब होता क्या था कि सपोज अभी दोनों एक लेवल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजर्वेशन हो गया तो वो आगे निकल जाते हैं और जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट जो है वो पीछे रह जाता है। फिर बाद में जब वो उस लेवल पे आ जाता है तो क्या सिचुएशन हो जाती है कि जो उसका जूनियर था वो अब सीनियर हो जाता है और उसको जूनियर बन जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम जो था वो शुरू हो जाता है। So that's why after reservation and promotion was constitutionally recognized, it led to a situation where reserved category candidates who were promoted over general class, they became their senior due to their earlier promotion. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो जजमेंट आए थे। दोनों केस ने एक बात ही बोली कि काम करते, एक केस था बिरपाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस, एंड सेकंड केस था अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। तो इस दोनों पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि हम एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक रूल इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड व्हाट इज दैट रूल, कैचअप रूल। तो ये कैचअप रूल में क्या होगा कि जब भी जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट वो लेवल में आ जाएगा तो फिर से वो सीनियर बन जाएगा, क्लियर। सो जनरल कैंडिडेट was promoted after SC/ST candidate will regain his seniority back if he was senior in the lower cadre. लोअर कैडर में अगर वो उसका सीनियर रहा है तो वापस वो सीनियर बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैचअप रूल। और ये कौन से केस में आया था, ये दोनों केस में ये कैचअप रूल का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर। नाउ ये बातें अलग है ना। नेक्स्ट केस जो है दैट इज
एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस था। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, कोर्ट ने बोला कि आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में, इसको अगर हम 335 के कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो है वो परमिशन दे ही नहीं रहा है। 335 आपको प्रमोशन देने की परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि 335 क्या बोल रहा है कि जो भी आप रिजर्वेशन दो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, ये 335 का कहना है। पर अगर आप यहाँ पर रिजर्वेशन दे दोगे तो आप तो देख ही नहीं रहे हो कि कौन क्वालिफाई हो रहे कौन नहीं हो रहे, तो प्रमोशन कर करके उनको आगे बढ़ा रहे हो। तो ये जो आप काम कर रहे हो वो किसके साथ क्लैश हो रहा है, आर्टिकल 335 के साथ क्लैश हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में सीधा बोल दिया कि आप जो है रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रमोशन दे रहे हो मतलब आप क्या होता है उनके लिए सब कुछ जो है वो कम हो जाता है। तो ये करोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। और वो नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 335 ने बोल दिया है कि भले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आप रिजर्वेशन दो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप मार्क्स लोअर करके उनको आगे बढ़ा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 335 के अगेंस्ट जा रहे हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात कौन से केस में बोलती थी, एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के केस में। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट पास किए थे। कुछ ऐसे अमेंडमेंट थे जो इंदिरा साहनी केस के अगेंस्ट थे, कुछ ऐसे थे जो बाकी के बीच में जो हम लोग ने केस डिस्कस किए उसको ओवररूल कर दिए। सो लेट अस से द फर्स्ट, दैट इज 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। ये अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, 4B को डाल दिया 16 में। सो इट इंसर्टेड क्लॉज 4 in Article 16. And what is Article 16 clause 4B? It empowers the state to carry forward any unfilled vacancies. मतलब जो भी vacancies बची हुई है उसको वो आगे ले जा सकता है as a separate class of what vacancies, even if it is exceeding what 50% rule. इंदिरा साहनी ने क्या बोला था, कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन 50% से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। बट वो डिसीजन को ओवररूल करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया था, ये वाली एक्ट पास कर ली और बोला कि हम लोग कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे ही, इवन इफ इट इज एक्सीडिंग 50% लिमिट। आई बात समझ में। सेकेंड थिंग, 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, और यहाँ पर क्या किया उन्होंने, आर्टिकल 335 में एक प्रोविजो जो था वो ऐड कर दिया। हमने विनोद कुमार के केस में क्या देखा था कि विनोद कुमार केस ने ये बोला कि 335 को वायलेट हो रहा है आपका ये रिजर्वेशन देना, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 335 के नीचे ये चीज जो थी वो ऐड कर दी ताकि वो वायलेट ना हो। What was Article 335? That the claims of members of SCs and STs shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency for admissions in making appointments to any services। मतलब कि जब भी आप जॉब देते हो तो आपको इनके क्लेम्स को ध्यान में ही रखना है, और उनको ध्यान में रख के आप रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हो, लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, और एक चीज, मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको छोड़ के आपको सिर्फ इनके क्लेम्स के बारे में नहीं सोचना। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो वो क्या थी, उन्होंने बोला नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट इन मेकिंग एनी प्रोविजंस in favor of what, members of SC and ST for what, relaxation in qualifying marks in any examination। मतलब यहाँ पर उन्होंने बात ही पूरी बिगाड़ दी। 35 ने बोला कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ना बिगड़े उसका ध्यान रखना, तो उन्होंने बोला कि भाई इनके फेवर में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जाती भी है तो वो चल जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स कर सकता है, या जो और भी स्टैंडर्ड है वो कम करेगा इनको प्रमोट करने के लिए। आई बात समझ में। So that was done by which amendment act? 82nd Amendment Act 2000. So now let us see the next amendment act, and that is what, 85th Amendment Act 2001.
ये अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने क्यों पास किया था? जस्ट एक बात क्लियर करने के लिए कि जो भी हम लोग सीनियोरिटी है वो रिटेन करनी है एज इट इज, एक वर्ड ऐड कर दिया, दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। मतलब प्रमोशन रिजर्वेशन दे रही है गवर्नमेंट, तो उसमें क्या था, वीरपाल का जो केस आया था, उन्होंने क्या बोला कि आप रिजर्वेशन दो, लेकिन फिर क्या होगा, जो कैंडिडेट पहले आ जाता है वो सीनियर बन जाएगा, ठीक है, और जब भी वो पोजीशन में वापस आएगा तो वापस से वो सीनियरिटी रिटेन करेगा। लेकिन अभी इस वाले केस में क्या बोला कि नहीं भाई, जिसका प्रमोशन हो गया, जो सीनियर है वो सीनियर ही रहेगा, ठीक है, पिछले वाला आके सीनियर नहीं बन जाएगा वापस। सीनियोरिटी शुड बी रिटेन, और वो बात बोलने के लिए ये वर्ड ऐड कर दिया था, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। जस्ट एक वर्ड डालने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट पास कर दी थी। वेरी क्लियर। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, इट नलिफाइड द कैचअप रूल which was propounded by Virpal Singh and Ajit Singh case. Clear? So now let us see the next case, and that is Nagraj versus Union of India 2006. ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया? क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट एक्ट पास की थी वो सारी की सारी अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। इसलिए केस जो बना, किसने चैलेंज किया था? नागराज। तो जो केस बन गया, दैट इज नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का। बोला कि ये सारी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो गलत है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस ने क्या जजमेंट दिया? उन्होंने एक पॉजिटिव और एक बैलेंस जजमेंट दिया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जजमेंट दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो भी अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट ने पास की है वो सारी की सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर चाहे कौन सी हो, 77th अमेंडमेंट एक्ट हो या 81st हो या 82nd अमेंडमेंट हो या 85th हो, ये सभी अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है। लेकिन आप लोगों को कुछ और करना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? So it said that the court noted that Article 16 clause 4A and 4B, these are the enabling provisions। मतलब enabling provisions का मीनिंग क्या हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर बोला कि आप रिजर्वेशन दो प्रमोशन के लिए, सब कुछ जो है वो करो, बट आपका कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं बन जाता है, कि मतलब फिक्स नहीं कर दिया है कि हमेशा के लिए आपको ये चीजें जो है वो मिलेगी। तो इसलिए उनको क्या बोल दिया? एनेबलिंग प्रोविजन। सिचुएशन के हिसाब से वो चीजें छीन भी सकते हैं हम। आई बात? सो देयर इज नो ऑटोमेटिक राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST। ऐसा नहीं कि आर्टिकल फिक्स हो गया तो ऑटोमेटिक राइट बन चुका कि हमेशा के लिए SC और ST का जो है वो हक है रिजर्वेशन पे। वो हक नहीं है, वो जस्ट और जस्ट एक एनेबलिंग प्रोविजंस है। आगे जाके हमको लगेगा कि इसकी जरूरत नहीं है तो हटा भी सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट उन्होंने बोला कि स्टेट को रिजर्वेशन अगर देना है, ठीक है, तो उनको ये 3 कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी जाके वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकता है। और वो कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट है, स्टेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस ऑफ SC एंड ST। SC ST बैकवर्ड है, वो आप प्रूव करो कि वो लोग बैकवर्ड है। सेकेंड उन्होंने बोला कि जो SC STs है वो लोग इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, वो भी आप प्रूव करके दिखा। तो इसके लिए क्या करना होगा? स्टेट को वो डेटा कलेक्ट करना होगा। वो डेटा कलेक्ट करके हमको बताओ कि उन लोग का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और तीसरा उन्होंने बोला कि मेंटेन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है उसके बदले में आप रिजर्वेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हो। आप रिजर्वेशन दो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो रिजर्वेशन जो है वो साथ साथ में क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी ध्यान में रख रहा है। तो मतलब हम लोग अनक्वालिफाइड लोगों को वो काम नहीं दे सकते, ये बात उन्होंने बोल दी, राइट। तो ये 3 कंपेलिंग रीजन बोला, तब जाके आप रिजर्वेशन दे सकते हो। और नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट बातें जो इस जजमेंट के यहाँ से आई थी, उन्होंने बोला कि 50% का जो लिमिट है उसको आपको कभी भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। लास्ट थिंग बोला, देयर मस्ट बी क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन फॉर रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। ये पहली बार बोल दिया कि जो हम लोग ने ओबीसी को खोल दिया कि उसमें जो एडवांस सेक्शन है उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, तो SC ST में भी जो क्रीमी लेयर है उसमें भी जो एडवांस सेक्शन है उसे भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले, ऐसी बातें यहाँ पर करी।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन ओवर रूल किया था। इंदिरा साहनी के केस में क्या बोला था, सिर्फ ओबीसी जो है उसमें एक्सक्लूड होगा, लेकिन एससी एसटी के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर बोला कि हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? So let us see the next case, and that is Jarnail Singh versus Lakshmi Naren Gupta 2018 का ये केस था। Now this case is also known as what? Reservation and promotion case. ये केस क्यों आया? जो नागराज का जो जजमेंट था, नागराज केस में क्या बोला था कि आप रिजर्वेशन दो, लेकिन आपको क्या करना है, बैकवर्डनेस को प्रूव करना है, फिर आपको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो भी हमको बताना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसके बारे में भी देखना है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ये जो 3 कंडीशंस थी ना, वो ऑलमोस्ट कोई भी स्टेट्स जो था वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था यहाँ पर, और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, अपना ही डिसीजन को रिव्यू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि स्टेट नीड नॉट कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा टू प्रूव द बैकवर्डनेस ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटीज, क्योंकि ये बैकवर्ड है ये तो हमें वैसे भी पता है, तो बैकवर्डनेस को प्रूव करने की स्टेट को जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेट को क्या करना है, एटलीस्ट ये बताना पड़ेगा कि वो जो एससी एसटी है दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। तो सिर्फ आप क्या करो, हमको वो डेटा दो जिसमें हमको पता चले कि ये कम्युनिटीज जो है दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। ठीक है, तो ये बात बोली। और सेकेंड इन्होंने जो नागराज केस में बोला था कि भाई आपको ये क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है उसको आपको अप्लाई करना चाहिए एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पर इस वाले केस ने भी उसको सपोर्ट किया, वो डिसीजन को अपहेड किया कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट का ये जो है एससी एसटी के लिए अगर ये अप्लाई हो जाए क्रीमी लेयर प्रिंसिपल तो अच्छी बात होगी, तो यहाँ पर उन्होंने जस्ट अपहेड किया। राइट, नाउ नेक्स्ट केस है मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020 केस। इस केस में और कुछ नई बात है, कोई भी नई बात नहीं, जस्ट इतना बोला कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है हमको, ओके, रिजर्वेशन हो या प्रमोशन हो, तो एससी एसटी को कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, बट वो जो राइट एंजॉय कर रहे हैं 16+4 में, दीज आर जस्ट द एनेबलिंग प्रोविजन। नागराज केस ने भी यही बोला था, यहाँ पर ये वाले केस ने भी वही रिपीटेशन किया कि आपको कोई हक नहीं कि आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में हो तो रिजर्वेशन भी होगा, प्रमोशन भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्कमस्टेंसेस अगर परमिट करेंगे तो कंटिन्यू करेगी, नहीं तो फिर वो जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकता है। क्लियर? लेट अस सी द लास्ट केस, दैट इज डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर 2021 का केस था। दिस केस इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज मराठा रिजर्वेशन केस। और ये केस क्यों गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक एक्ट पास की थी, एंड दैट एक्ट वाज नोन एज व्हाट, महाराष्ट्र सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक्ट 2018। ये एक्ट ने क्या किया, 16% रिजर्वेशन दिया किसको, मराठास को। किसमें, जो भी महाराष्ट्र की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी वहां पर भी, और जो भी जॉब है उनको भी 16% देना है। तो इससे अपोजिशन हुआ और फिर इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्ट है वो इनवैलिड, क्योंकि ये क्या कर रही है, 50% लिमिट को क्रॉस कर रही है। ऑलरेडी महाराष्ट्र में रिजर्वेशन कोटा है वो ज्यादा ही है, तो अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, 50% रूल जो है वो वायलेट होगा, और इस वजह से आपका जो ये एक्ट है वो हम लोग इनवैलिड बोलते हैं। So in this particular case, just remember that thing, the Supreme Court struck down the Maharashtra Act 2018. तो अभी फिलहाल ये लोग रिजर्वेशन नहीं दे सकते। हमने देखा इंदिरा साहनी ने इतना बोला भी था कि आप रिजर्वेशन दो, लेकिन 50% रूल को ये नहीं मत करो, ब्रीच मत करो। फिर भी हम देखते जा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे वो क्या कर रहे थे, ये रूल को बार बार ब्रीच कर रहे थे। तो यहाँ पर वापस ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये नहीं कर सकते। क्लियर? So now we are completing which article? Finally, Article 16 Clause 4. So 16 Clause 4 में because ये बातें थी any backward class of citizens. So हम लोगों को क्या देखना पड़ा backward class की वजह से कि भी backward कौन है, तो उसके लिए कमीशन अपॉइंट की गई, तो 2 कमीशन हमने देखी, फिर अलग अलग केसेस में उसके लिए डिस्कशंस किया, तो वो सारी बातें फाइनली यहाँ पर हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। So now let us see the next exception, and that is Article 16 Clause 5. 16 Clause 5 क्या बोल रहा है
a person who is holding an office in connection with what? With the affairs of a religious institution shall be a person professing a same religion. इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी religious office होगी गवर्नमेंट की, तो वहां पर किसी को जॉब देना है तो जरूरी है कि वो बंदा उस रिलीजन में मानता हो, isn't it? अगर कोई टेम्पल वर्क के लिए अपॉइंटमेंट है और उसमें हम लोग बिशप को बिठा देंगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। तो वही बोला है कि जस्ट यहाँ पर हम लोग रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, बट जरूरी होता है कि जो काम उसको करना है तो उस रिलीजन के बारे में उसको कब पता होगा, जब वो बंदा उस रिलीजन में मानता होगा तो, isn't it? So this was very simple thing. And last exception is Article 16 Clause 6. तो ये जो था वो हमने ऐड किया है 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 5, ये तीनों भी थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ऐड नहीं किया है, लेकिन सिर्फ ये जो लास्ट वाला है उसको इंसर्ट किया है बाय विच अमेंडमेंट एक्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। और ये क्यों ऐड करना पड़ा? बिकॉज ईडब्ल्यूएस को जैसे हमने एडमिशन के लिए रिजर्वेशन दिया है, सेम थिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। So state is permitted to make provision for what? Reservation of up to how much? 10%. कहाँ पर? In appointments of any EWS citizen. मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए EWS को सिंपल थिंग में याद रखो 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और ये जो 10% है इट विल बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, यानी 50% प्लस 10% हो जाएगा। और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जो लोग रिजर्वेशन एंजॉय नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर स्कीम्स पे, उसी को उनका फायदा होगा। क्लियर? सेम थिंग है जो 15 में हमने देखा था, वहां पर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में था, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लॉज ने ये भी बोला है कि जब इस साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट की एम्प्लॉयमेंट हो तो उसमें जरूरी होगा कि उस बंदे को उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका नॉलेज नहीं है तो उसको रिजर्वेशन हम लोग नहीं दे सकते। So that's why scientific and technical posts will be exempted from the purview of this reservation. Clear? So finally we have completed Article 16. 16 में हम लोगों को in short क्या याद रखना है? Equality of opportunity in public employment, इसके बारे में बातें कर रहा है। इसमें टोटल कितने क्लॉज है? 6 है। फर्स्ट क्लॉज जो है वो क्या बोल रहा है? There shall be equality of opportunity for all citizens in context of what? Public employment. Public employment के context में सबको equal opportunity मिलनी चाहिए। Clause 2 ने क्या बोला? No citizen shall be made ineligible for public employment on grounds only of, कितने grounds बोले थे? 7, religion based, caste, sex, place of birth, descent and what? Residence. ये grounds के बेस पे हम लोग discrimination नहीं कर सकते। फिर हमने क्या देखा? 4 एक्सेप्शन। तीसरा एक्सेप्शन क्या था? कि रेसिडेंस के बेस पे किसी को हम जॉब दे सकते हैं, पर वो कुछ ऐसे खास कारण हो गए। क्या कारण था? बैकवर्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। और वो काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। और 16 क्लॉज 4 में हमने क्या बोला? कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बना सकता है, इसके लिए any backward class of citizen when they are not adequately represented in the state services. And 16 plus 5 में हमने क्या बोला? कि कोई ऐसी रिलीजियस पोस्ट हो तो जरूरी है कि वो पर्सन उस रिलीजन में मानना चाहिए। And last is that 16 plus 6, उसमें क्या बोल दिया? कि EWS सेक्शन को भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिलेगा, और वो कितना परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा। और ये जो था वो कौन से अमेंडमेंट में डाला है? 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। Very clear. So finally we have completed this article.